हमने लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्टिव्स के बाद मेन प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किया था, आप लोग को ध्यान होगा। तो मेन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? पंचशील, नेम पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ रेसिस्टिंग कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, रेसिज्म, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ international disputes, support to UN, international law and just and equal world order। और अभी जो है पंचामृत पे हम लोग लास्ट में आएंगे। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं इसका पॉइंट, पंचशील। तो पंचशील क्या है? तो ये चाइना के साथ जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। ये 1954 में हुआ था, जब चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशन था, कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई वॉर नहीं हुआ था। तो नेहरू और की जो है पर्सनल जो है एक अच्छा रैपो था वहाँ के लीडर से, जो उस समय पावर में थे। तो हिंदी चीनी भाई भाई का वो समय था और सब कुछ बहुत पॉजिटिव था। तो ये पंचशील जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, और ये भले ही चाइना के साथ हुआ था, लेकिन ये बताता है कि इंडिया का जनरल जो है एटीट्यूड क्या है, प्रिंसिपल क्या है। ये कमोबेश सबके लिए यही रुख था इंडिया का। तो पंचशील के मेन पिलर्स या क्या पॉइंट्स थे? तो पहला है म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, यानी कि जो एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, जो बॉर्डर है उसका सम्मान करेंगे और संप्रभुता की भी इज्जत करेंगे एक दूसरे की। सेकंड पॉइंट है नॉन एग्रेशन अगेंस्ट ईच अदर, जो है फ्रेंडली तरीके से काम लेंगे। एटीट्यूड या जो भी है, जो जैसे अभी चल रहा है एग्रेशन चल रहा है चाइना और इंडिया के बीच में, तो वैसा नहीं, नॉन एग्रेशन अगेंस्ट ईच अदर, कि जो है शांति से कोई भी अगर मुद्दा होगा तो उसको सुलझाएंगे पॉजिटिव माहौल में, गुस्सा या फिर कुछ से लड़ाई झगड़ा करके। थर्ड पॉइंट है नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। तो एक दूसरे के जो आंतरिक मामले हैं देश के अंदर, जो नागरिक के साथ कौन देश क्या कर रहा है, उसमें जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो किसी भी देश का अपना इंटरनल मामला है। फोर्थ पॉइंट है इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि समानता के भाव से एक दूसरे को ट्रीट करेंगे और जो बेनिफिट है वो शेयर करेंगे, यानी कि सिर्फ एक ही पक्ष को फायदा हो रहा है, दूसरे को घाटा हो रहा है। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है इसमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि शांतिपूर्वक दोनों जो अस्तित्व में एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए अपना आगे बढ़ेंगे। The principles of Panchsheel were later incorporated in the Bandung Declaration signed in the Afro-Asian Conference held in 1955 in Indonesia. They are the core principles of non-alignment and still guide the conduct of India's foreign policy. तो ये मैंने बताया कि भले ही चाइना के साथ हो, लेकिन ये इंडिया का इन जनरल एटीट्यूड था। ये इन जनरल किसी भी कंट्री के लिए या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लिए सिद्धांत काम कर रहे थे। तो इसीलिए ये जो पंचशील का सिद्धांत है, ये बांडुंग डिक्लेरेशन ये इम्पोर्टेंट है। नैम जब हम लोग पढ़ेंगे तो नैम के जो शुरुआती कॉन्फ्रेंस हुए थे, जो बैठक हुई थी, उसमें से ये एक है। और जब उसका लिखा जा रहा था कि क्या उद्देश्य हो नैम का, तो उसमें इन सब चीज़ों को डाला गया था। तो इनकी वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी थी, ये बढ़िया चीज़ था, तो उसमें भी शामिल किया गया नैम के उसके रूप में, उद्देश्य के रूप में और सिद्धांत के रूप में। ठीक है, तो ये बांडुंग डिक्लेरेशन हुआ था एफ्रो-एशियन कॉन्फ्रेंस, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बेसिकली बीच में ये साइन हुआ था 1955 में इंडोनेशिया में। आप लोग जानते हैं कि नैम के जो फाउंडिंग मेंबर्स जो इंडोनेशिया और इजिप्ट और इंडिया थे। They are the four principles of non-alignment and still guide the conduct of India's foreign policy। तो कहने का मतलब है, जैसा मैंने बताया, ये नैम के जो सिद्धांत हैं, नैम में भी ये डाले गए बाद में, नैम ने इसको एक्सेप्ट किया अपने लिए भी। और इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी दशकों तक ये चला आता आ रहा है। अब जाके जो पंचामृत की बात है, जो बात चल रही है मोदी सरकार में रिवाइज करने की, जो नए स्थितियाँ बनी है विश्व में, उसके आलोक में, तो लेकिन लगभग अभी तक ये चीज़ें चलती आ रही थी।
और अभी इसका अभी भी असर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया है। मेरे ख्याल से फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी को डाउट होगा तो चैट में लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने म्यूट कर रखा है। अगर कुछ ना समझ में आए तो तुरंत चैट में लिखना, मैं फिर को सुन लूँगी। फिर हम लोग सेकेंड पॉइंट बढ़ते हैं नेम की तरफ। तो ये नेम हमने कई बार इसमें चर्चा कर ली है कि आखिर ये है क्या चीज़। तो 1 सितंबर 1961 में 28 देशों के बीच में ये जो है बेलग्रेड में उनका सम्मेलन हुआ और वहाँ पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को लॉन्च किया गया। अब ये है क्या, देखिए, ये जो आप जाइए उस समय में जब ये कोल्ड वार चल रहा था, ठीक है, और कोल्ड वार चल रहा था और उस समय में 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है मेनली जो है ब्रिटेन का जो कॉलोनीज थे और वो सब जो है तो उनको आज़ाद करना पड़ रहा था देशों को, ऐसी परिस्थितियां बन गई थी। तो अफ्रीका हो चाहे एशिया हो और भी कंट्रीज के कॉलोनीज हो सकते हैं, लेकिन मतलब वही पूरा डीकोलोनाइजेशन का वेव चल रहा था। तो बहुत सारे कंट्री उस समय आज़ाद हुए थे, सेकेंड वर्ल्ड वार के कुछ टाइम बाद थे, आपको ध्यान होगा। तो जो ये नए कंट्रीज थे वो लूटे पीटे हालत में थे, जो ब्रिटेन हो या कोई और कॉलोनियल पावर हो, लूट के उनको एक तरीके से, अब वो गरीब थे, चले गए थे छोड़ के, तो अब उनको अपने आप पैरों पे खड़ा होना था, ठीक है। और अगर आपको समृद्धि करनी है, हमने जो इंटरनेशनल रिलेशंस में आप किसी भी अमेरिका का देखें या किसी भी कंट्री का, अगर या जापान का भी, तो आप पाएंगे कि अगर कोई कंट्री समृद्धि करना चाहता है, समृद्ध होना चाहता है, तो वो ये लोग आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाते हैं। अगर आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं तो आपकी बहुत सारी एनर्जी उधर चली जाती है, ठीक है। तो आप जो है चाहते हैं कि शांति प्रिय माहौल हो और तभी प्रोग्रेस संभव है। तो इन लोग का यही उद्देश्य था। तो उस समय जो कोल्ड वार चल रहा था तो अमेरिका जो है अपने कैंप में खींचना चाह रहा था, जो कैपिटलिस्ट खेमा था, और यूएसएसआर अपने खेमा में, ये जो नए आज़ाद कंट्रीज हुए थे उनको अपने खेमा में यानी कि कम्युनिस्ट खेमा में खींचना चाह रहा था। लेकिन इन कंट्रीज ने डिसाइड किया, नहीं, हमें समृद्ध होना है, हम लोग लड़ाई झगड़ा में फंसना नहीं चाहते, एक साइड में जाने का मतलब है दूसरे साइड से दुश्मनी मोल लेना, और इन सबसे हम सहमत नहीं है लड़ाई झगड़ा से, हमें कुल मिला के अपने जो है डेवलपमेंट से मतलब है। तो एक बीच का रास्ता उन दोनों खेमों से अलग, एक तीसरा इन्होंने अपना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। तो अब 1961 के बाद से अभी कितना 2020 चल रहा है, अच्छा खासा टाइम हो गया। अब तो वो खेमा भी खत्म हो गया, और वो जो जिस बैकग्राउंड में ये चीज बना था 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स ढहने के साथ साथ जो है फिर अब इसका क्या रेलिवेंस है, ये अक्सर ये सवाल उठता है। तो अब हम इसको देखेंगे आगे कि कैसे इस पे क्या चल रहा है। तो प्रेजेंटली जो है इसमें 120 कंट्री जो हो गए हैं, सोच लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या है। बहुत कम ही होता है कि किसी जो ग्रुप में इतने बड़ी संख्या में हो, तो ये बहुत बड़ी जो है संख्या में ये नेम जो है इससे कंट्री जुड़े हुए हैं। और यूनाइटेड नेशंस में इनका जो है ये ग्रुप इतनी संख्या होने के कारण एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। सेकेंड पॉइंट है, इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड नेम वाज कंसीडर्ड एज स्लीपिंग ब्यूटी। तो मैंने जैसे बताया कि यूएसएसआर का 1991 में विघटन हो गया, तो उसके बाद लोग इस पर सवाल खड़ा करने लगे कि अब नेम का क्या मतलब है, क्या इसका सिग्निफिकेंस रह गया है, रिलीवेंस। लेकिन अगर इसके उद्देश्यों को थोड़ा सा रिवाइज कर दिया जाए, ठीक है, तो ये आज भी रेलिवेंट है और जिस पे काम चल भी रहा है। तो जो आज का विश्व है इसमें जो है नेम का एक बहुत बड़ा जो है टास्क ले सकता है रिफॉर्म करके अपने उद्देश्यों को, क्योंकि उस समय जो उद्देश्य थे और अभी के उद्देश्य में अंतर आ गया है। और किसी भी कंट्री का मोनोपोली हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे अभी चाइना अभी थोड़ी दादागिरी कर रहा है, तो उनके जो मोनोपोली को क्वेश्चन करने के लिए ये जो है सामने एक अगर सीना तान के अगर खड़ा हो सकता है तो नेम उस रूप में काम कर सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है, 120 कंट्रीज का ये ग्रुप है। Also, NAM has made significant discussions on several issues of world importance. The extent
of its need, importance and fame of this movement can be approximated from the increase in the its membership. ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि और से ज़्यादा कंट्री जिसमें शामिल हों, ये उतना ही पावरफुल होता जाएगा. Its most important achievements include postponing of wars, reducing their intensity, and in some cases disputes were completely solved. तो नैम के प्रयास से ऐसा हुआ है कि युद्ध रुका है, टला है. ठीक है, जितनी और क्षमता से हो सकता था विध्वंसक युद्ध, उसकी कैपेसिटी को इन्होंने रिड्यूस किया है किसी भी दो कंट्रीज के बीच में. तो इस तरह की भूमिका नैम ने निभाई है और कई डिस्प्यूट्स जो है बातचीत करके, समाधान, मीडिएशन करके जो है कई सारी चीजें सॉल्व कराएंगे, है ना. किसी ने सवाल पूछा है, एक मिनट. मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? चैट में लिखिए आप लोग, आवाज जा रही है कि नहीं. किसी एक ने लिखा है कि आवाज नहीं आ रही है. कोई और लिखे, किसी को अगर मेरी आवाज जा रही हो तो. एक ने लिखा कि आ रही है, और लोगों ने भी लिखा आ रही है. यानी कि जिनको, एक आदमी को नहीं आ रही है, लड़का या लड़की जो भी है, तो वो आपके साइड नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बाकी लोग को आ रही है. हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? ठीक है, आवाज जा रही है. तो हम लोग यहाँ पे थे. तो ये हो गया जो लड़ाई झगड़ा को रोकने और सॉल्व करने का भी काम किया है नैम ने, इस बचाव का रास्ता निकाल के, जो मीडिएशन का रास्ता होता है. नेक्स्ट पॉइंट है, नैम कैन बी सेड टू हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस इन दिस न्यूक्लियर एज. दिस ब्रॉट कोल्ड वॉर टू सीज फायर. तो नैम को ऐसे ही मरने नहीं दिया जा सकता. एक तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नैम का वो फाउंडिंग मेंबर है, जो स्थापना जो 3 कंट्रीज ने मिलकर किया था. तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसका फाउंडर मेंबर है. तो इंडिया पे ये जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी लेनी भी चाहिए कि इसको कैसे अब यूज किया जाए, तो उसके उद्देश्यों को कैसे रिवाइज किया जाए और कैसे रिफॉर्म किया जाए. तो इसका वर्ल्ड पीस में नैम को, इसने वर्ल्ड पीस में भूमिका निभाई है मेंटेन करने में, खास करके इस न्यूक्लियर एज में. और कोल्ड वार को, जाहिर सी बात है कि किसी एक खेमा को ज्वाइन कर देता तो फिर और भी चीजें, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाती. तो बीच का रास्ता चुन के एक तरीके से कोल्ड वार को समाप्ति में भी भूमिका निभाई है. तो नैम इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इसमें एक वर्ल्ड लीडर जो है उसकी भूमिका में भारत आता है. तो इंडिया तो छोड़ना नहीं चाहेगा नैम को, तो इसको और अपडेट कर सकता है. तो नैम जो है ये बेसिक, ये प्रिंसिपल में, सिद्धांत में इंडिया का आता है. ठीक है, तो अब देखिए, ये जो नैम 2.0 है, अब इसको रिवाइज करने की जो मैंने बात कही कि 1961 में ये बना था और अभी 2020 चल रहा है, इतना लंबा टाइम हो गया, और जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था वो उद्देश्य भी जो है अब उतना रेलिवेंट नहीं रहा. तो अब इसका क्या उद्देश्य हो सकता है और कैसे रिवाइज किया जा सकता है, तो कैसी चीजें चल रही है. तो इसको जो है नैम 2.0 मतलब इसको अपडेट किया गया. कोई भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह देखेंगे तो इस तरह का 2.0 और उस तरह का आता है. इसको मतलब अपडेट किया गया, रिवाइज किया गया, ताकि ये रेलिवेंट बना रहे. इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, एज द वर्ल्ड फेसेस greater threat from a unipolar world led by US after the disintegration of Soviet Union, the NAM can act as a check against undue dominance and hegemony of any country or bloc. अब जानते हैं कि 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद जो विश्व का एक पिक्चर निकल के आया, उसमें यूएस जो है चैंपियन था और इकलौता सुपर पावर था. खासकर उसके जस्ट बाद की बात करें, 1991 की बात की, तो नैम जो है अपनी संख्या बल के कारण जो है एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली फोर्स के रूप में था. और चूंकि कंट्री जो अब धीरे धीरे समृद्ध हो रहे हैं, ठीक है, जो 1947 में इंडिया की जो स्थिति थी और अभी उसके कंपैरिजन में तो फिर भी काफी पावरफुल है. ऐसे ही दूसरे कंट्रीज हो, चाहे इंडोनेशिया हो, इजिप्ट हो, या फिर जो भी जो 120-28 जो भी कंट्रीज हैं, तो उनकी स्थिति उसमें से कई सारी की मजबूत हुई है. और तो ये और जो है शक्तिशाली इस तरह से बन के आया है.
तो कोई भी अगर दादागिरी करने की कोशिश करे तो ये जो ग्रुप उनके सामने सीना तान के खड़ा होके कर सकता है कि दादागिरी मत करो। सेकेंड पॉइंट है जो रिवाइज करके आया है, द डेवलप and developing यानी कि नॉर्थ एंड साउथ वर्ल्ड हैव डाइवर्जेंट व्यूज ओवर सेवरल global and economic issues. The NAM may provide a forum for third world countries to engage the developed nations in a प्रोडक्टिव डायलॉग। ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ का क्या फंडा है, तो आप वर्ल्ड जब मैप देखेंगे तो नॉर्थ यानी कि जो इक्वेटर है उसके ऊपर और इक्वेटर से नीचे, तो इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ हो गया और इक्वेटर से नीचे साउथ हो गया। तो जैसे जनरली आप देखेंगे, जनरल है ये, मोटा मोटी है कि नॉर्थ ऊपर वाले जो है वो रिच कंट्रीज हैं, ठीक है, और जो नीचे वाले हैं जो बाद में आज़ाद हुए यानी कि अफ्रीका और एशिया जो उस तरह से उसमें आ जाता है, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो ये नॉर्थ और साउथ, कभी भी आप देखें नॉर्थ साउथ डायलॉग और साउथ साउथ कोऑपरेशन, तो ये उस सेंस में है। तो ये अमीरी और गरीबी का मामला है, यानी कि एक तरीके से अमीर और इसको गरीब जो इस तरह से मान सकते हैं। तो उनका कई सारी चीज़ों पे जो ग्लोबल और इकोनॉमिक इशूज है उन पे अलग अलग विचार हैं। तो नैम जो है एक बीच का रास्ता निकाल सकता है, ठीक है, और खासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है, जो गरीब हैं, तो भाई गरीब हैं और अमीर के सामने आपको टिकना है तो आपको यूनिटी दिखानी पड़ेगी, यूनिटी रखनी पड़ेगी। तो ये जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड क्या मतलब हुआ, जो कैपिटलिस्ट, सेकेंड वर्ल्ड मतलब कम्युनिस्ट, और थर्ड वर्ल्ड मतलब जो है डेवलपिंग कंट्रीज जो इस तरह से हैं, ठीक है। तो जो उसमें नहीं है, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों में नहीं है, जैसे कि इंडिया काफ़ी हद तक। तो ये सारे जो कंट्रीज हैं तो वो आपस में यूनिटी इंगेज होके और एक अपना एक बात रख सकते हैं उनके सामने, रिच कंट्रीज के सामने। थर्ड पॉइंट है, द नैम कैन प्रूव टू बी अ पावरफुल mechanism to for South-South cooperation, which is essential for their collective self-reliance in the present market-driven global world. तो ये साउथ साउथ यानी कि जो गरीब कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो साउथ इक्वेटर के नीचे मोटा मोटी आते हैं, यानी कि इसका मतलब है एशिया और अफ्रीका के मतलब मोटा मोटी ये मतलब हुआ, और लैटिन अमेरिका के भी। तो ये कॉलोनीज रही हैं एक समय में, तो ये जो है मजबूत होने की कोशिश कर रही है, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे को हेल्प करके, यानी कि साउथ कोऑपरेशन में भी नैम की भूमिका अहम हो सकती है। और कंट्री जो है सेल्फ रिलायंट यानी कि अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, और ये जो मार्केट ड्रिवन ग्लोबल ऑर्डर है उसमें जो है एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। इसमें फोर्थ पॉइंट है, NAM can provide an important forum for developing countries to discuss and deliberate upon various global problems, issues, and reforms, including the reform of UN and other international financial institutions like World Bank and IMF, in order to make them more democratic and effective. NAM जो है डेवलपिंग कंट्रीज के बिहाफ पे, ठीक है, उन्हीं का ग्रुप है ही बेसिकली। तो कई सारे मुद्दों पे जो वेरियस ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, क्लाइमेट चेंज हो गया जिसके कारण खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा है, इन सब मुद्दे पे अपनी राय रख सकता है। और यूएन में जो है रिफॉर्म की अभी बात चल रही है, आपको पता होगा काफ़ी टाइम से, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो उसमें 5 हैं, उसमें उसको बढ़ाने की बात हो रही है। इंडिया, ब्राज़ील ये सब डिमांड कर रहे हैं कि उनकी संख्या बढ़ाई जाए, हम लोग को भी शामिल किया जाए, क्योंकि हम लोग मजबूत हो चुके हैं और उस स्थिति में है। तो वो 5 बहुत पहले बना था और उसकी संख्या बढ़नी चाहिए। तो उसके रिफॉर्म यानी कि यूएन में खासकर सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ये सब डिमांड जो है नैम मजबूती से रख सकता है डेवलपिंग कंट्रीज के बिहाफ पे। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में भी अगर कुछ ज़रूरत है डेवलपिंग कंट्रीज के अनुसार बदलाव करने की, तब्दीली करने की, और उसको ज़्यादा डेमोक्रेटिक यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात सुनी जाए, चाहे गरीब हो चाहे इस तरह से, तो डेमोक्रेटिक और इफेक्टिव हो, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी ये इंस्टीट्यूशन फायदेमंद हो, न कि सिर्फ ये अमीर कंट्रीज के लिए काम करे, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ वगैरह। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, मनोज कुमार का क्वेश्चन है, विश्व युद्ध के बाद 2 गुटों में बट गया था और भारत दोनों में से किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ,
तो क्या भारत में विदेशी पूंजी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए उस समय जो है, जो इंडिया के जो या कोई भी कंट्री जो आज़ाद हुआ, तो देश के अपने रिसोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। तो एक तो उसका इस्तेमाल करके, और दो गुटों में शामिल नहीं होने का ये भी तो फायदा हुआ कि भाई दोनों गुट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो भाई दोनों कर सकते हैं हेल्प चाहे तो। अगर मान लीजिए कि वो एक खेमा में शामिल हो जाए तो दूसरा तो उसको बिल्कुल नहीं करेगा, दुश्मन समझेगा। तो ये एक नीति भी थी, नैम का एक ये भी उद्देश्य था कि हमें खड़े होने में, अपने पैर पे सहायता के लिए हमें अगर हेल्प की जरूरत है तो अगर शामिल हो जाएंगे एक में, तो दूसरे से दुश्मनी में मोल ले लेंगे, हमें नहीं चाहिए। अगर हेल्प करना है तो अगर कोई करना चाहे तो दोनों खेमा से कर सकता है, क्योंकि ना तो हम इस खेमे में हैं और उस खेमे में हैं। तो ये बहुत बड़ा इसका उद्देश्य था। और ऐसा हुआ भी कि यूएसएसआर अपनी तरफ खींचना चाह रहा था तो वो पैसे दे रहा था, यूएस अपनी तरफ से खींचना चाह रहा था तो वो भी ऐसे हेल्प कर रहा था, समझ रहे हैं? तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ा है बजाय कि नेगेटिव के। ठीक है, आई होप कि आंसर दे दिया है मैंने। अगर समझ में आ गया हो तो हाँ लिख दीजिएगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि डाउट क्लियर हो गया। मनोज कुमार, ठीक है। तो हमारा ये पंचशील और नैम हो गया। थर्ड पॉइंट है जो प्रिंसिपल सिद्धांत में था इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, पॉलिसी ऑफ रेसिस्टिंग कोलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म एंड रेसिज्म। तो इसको हम लोग देखेंगे ये क्या है, इंडिया का ये सिद्धांत क्या कहता है। तो इंडिया हैज बीन विक्टिम ऑफ colonialism and racism and was as such opposed to these evils in any form. तो आप जानते हैं कि इंडिया जो है एक समय में ब्रिटेन का कॉलोनी था, उसका गुलाम था। और रेसिज्म जो है यानी कि कलर के आधार पे जो गोरे काले का वो सब चीज है, तो वो सब भेदभाव झेल चुका है, तो इसका दर्द भी बहुत अच्छे से जानता है। तो आज़ाद होने के बाद ये इन दोनों के चीज़ों के खिलाफ है कि कोई कंट्री किसी को कॉलोनी बनाए अपना, या फिर जो कलर, स्किन के कलर के आधार पे, यानी कि रेसिज्म, इन दोनों के खिलाफ है, चाहे कहीं भी हो वर्ल्ड में। इंडिया कंसिडर्स colonialism and imperialism as the threat to international peace and security. ठीक है, तो इंडिया जो है इन दोनों चीज़ों को, कोलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद, इम्पीरियलिज्म, उसको थ्रेट मानता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में। यानी कि अगर किसी कंट्री को आप बराबरी में ना रख के उसको गुलाम की तरह ट्रीट करें, उसको बना लें, तो जाहिर सी बात है कि जो है शांति नहीं हो सकती है। इसलिए सद्भाव की भावना रखनी पड़ेगी, इक्वलिटी की भावना रखनी पड़ेगी, तभी विश्व में शांति होगी और सुरक्षा होगी सबके लिए। इंडिया was the first to bring the issue of apartheid in the UN in 1946. ठीक है, तो जो रंग भेद की नीति थी अफ्रीका में, ये कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो वहाँ का इशू उठाने वाला इंडिया फर्स्ट कंट्री था यूनाइटेड नेशन में 1946 में। ठीक है, क्योंकि इंडिया इन सब चीज़ों के खिलाफ है। इंडिया रेज्ड हर वॉइस फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडोनेशिया एंड ऑर्गेनाइज्ड एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर दिस पर्पस। तो इंडिया ने आवाज़ उठाई इंडोनेशिया भी आज़ाद हो उसके लिए, और इसके लिए जो है प्रयास किए, एशियन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। तो फोर्थ पॉइंट है, ड्यू टू इंडियाज कंसिस्टेंट एफर्ट्स थ्रू नैम एंड अदर इंटरनेशनल फोरम्स, 14 African countries were liberated from the yoke of colonialism in 1964. India made sincere efforts to end the scourge of apartheid in South Africa. तो 1964 में इंडिया और नैम के प्रयासों से 14 अफ्रीकन कंट्री 1964 में आज़ाद हुए, जैसे 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। ठीक है, और साउथ अफ्रीका में जो मैंने बताया, जो रंग भेद की नीति थी, उसको जो है ख़त्म करने में भी इंडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कोशिश की। नेक्स्ट पॉइंट है, एट इंडियाज इनिशिएटिव NAM set up the Africa Fund Action for Resisting Imperialism, Colonialism and Apartheid in 1986 to help the frontline states which were victim of aggression of South Africa for supporting the cause of
fight against apartheid. India made generous contribution to this fund. The end of racialism in South Africa in 1990 was a great success for India's policy. तो इंडिया के ये कहने पे शुरुआत जो उसके मन में ये आया और नैम में उसने ये बात रखी, तो एक अफ्रीका फंड बनाया गया 1986 में कई सारे जो कंट्रीज में जो नैम के थे, ताकि उनको जो है जो इसके जो रंग भेद के जो विक्टिम रहे हैं, जिन्होंने झेला है, उनको हेल्प करने के लिए। और इस फंड में इंडिया ने काफ़ी पैसे भी दिए। और 1990 में आप लोग जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में रेसिलिज्म जो है ये रेस के आधार पे जो किया जाता है, भेद किया जाता है, वो चीज़ खत्म हुई। आपको ध्यान होगा कि रेसिलिज्म के विरोध में गांधी जी भी उन्होंने वहाँ पे कोशिश की थी और सत्याग्रह वगैरह किया था। ठीक है, तो 1990 में फाइनली ये खत्म हो गया और साउथ अफ्रीका में गांधी जी का बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। कोई सवाल पूछ रहे हैं? क्या सवाल है? अच्छा, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें जो है लास्ट पॉइंट है इसमें, थर्ड प्रिंसिपल में, कि नियो कॉलोनिज्म और ग्लोबलाइजेशन। देखिए, अब जो पुराना तरीका था कंट्रीज को गुलाम बनाने का, तो अब तो इंटरनेट का युग है और कोई किसी को ऐसे भी अब बनाना आसान नहीं है, और ये बहुत नेगेटिव चीज़ें मानी जाती हैं कि कोई किसी को अपना गुलाम बना ले, कॉलोनी किसी कंट्री को बना ले। अब तो कोई इस तरह का चीज़ सोचा भी नहीं जा सकता है मॉडर्न वर्ल्ड में। लेकिन इसने एक दूसरा रूप ले लिया है। ठीक है, तो दूसरा रूप कैसे ले लिया है? आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन का ये दौर है, और ग्लोबलाइजेशन से क्या है कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है कंट्रीज। ठीक है, लेकिन ये जो है गुड्स एंड और चीज़ों की जो सप्लाई और बिजनेस और ट्रेड और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मान लीजिए कि जो अमीर कंट्री है, ठीक है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उनके पास एडवांस मशीन और ये सब सारी चीज़ें हैं, तो उनको ज़्यादा फायदा होता है। मतलब वो एक तरीके से अपना माल खपा रहे हैं हमारे यहाँ जो डेवलपिंग कंट्रीज है। तो इसको एक नया, और जो गरीब कंट्रीज हैं उनको हेल्प करने के नाम पे कई बार पैसे की ज़रूरत होती है, तो कई शर्तें रख देते हैं। जैसे इंडिया की इकोनॉमी भी जब ओपन हुई 94 उस समय के लगभग जब ओपन की गई, तो उस समय भी ऐसा कहा गया कि कुछ शर्तें रखी गई थी आईएमएफ और ये सब जो है, माना जाता है कि ये जो अमीर कंट्रीज हैं फर्स्ट वर्ल्ड, उसके कई बार उसके जो है फेवर की बात करते हैं ये जो फोरम्स हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारा फंड आता है जो अमीर कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं उससे, तो उनके हित के लिए ये शर्त रख देते हैं और वो नुकसान पहुंच जाता है गरीब कंट्रीज को। जैसे चाइना ने वो भी डेवलपिंग कंट्री ही उस समय कहेंगे, कि उसने खोला लेकिन पूरी तैयारी के साथ खोला। तो माना जाता है कि इंडिया उस समय उतनी तैयारी के साथ नहीं खोला, तो घाटा हुआ वो जो शर्त था उस तरह से मानने को लेके। तो ये जो नियो कॉलोनिज्म का नया रूप है, ठीक है, तो इसके खिलाफ भी जो है इंडिया है, और डेवलपिंग कंट्रीज को इकट्ठा करके, और अगर कोई चीज़ को लॉस हो रहा है तो उस पर अपनी बात रखना और विरोध दर्ज करना। जैसे एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है कि WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये एग्रीकल्चर पे लेके जो है अभी बहस छिड़ी हुई है काफ़ी टाइम से, सब्सिडी को लेके। तो ये मुद्दा आप लोग पढ़िएगा, मैं चाहूँगी कि ये डिटेल में मुद्दा पढ़िएगा, आसान है समझना, थोड़ा सा उसमें आप लगेंगे तो, कि किस तरह से जो है डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रीटमेंट और ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें पॉलिटिक्स क्या है। ठीक है, तो इंडिया जो है बेसिकली ये जो कॉलोनिज्म का नया रूप है, न्यू कॉलोनिज्म हो, इन सब के भी खिलाफ है। और एक अफ्रीका के लीडर रहे हैं, नक्रुमा नाम है, उन पे नियो कॉलोनिज्म पे उनका अच्छा खासा काम है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इसको पढ़ें। मैं नाम लिख देती हूँ। ठीक है, तो इनका न्यू कॉलोनिज्म पे नाम है, पढ़िएगा।
किसी को डाउट हो तो लिखिएगा चैट में। मैं मान के चल रही हूँ डाउट नहीं आ रहा है तो क्लियर है। ये 35 मिनट लगभग हो गया और अभी भी हम लोग का 3 स्लाइड बचा हुआ है। मैंने सोचा था आज कवर कर दूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहीं पे आज रुकना पड़ेगा, फिर उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप लोग कर सके तो। देखिए हो पा रहा है आपके एंड से? नहीं हो पा रहा है मेरे ख्याल से। मुझे ही प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर आप लोग कर सकते हैं। मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, अब देखिए आप लोग हो पा रहे हैं? हाँ बताइए अगर कोई डाउट हो तो। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। डाउट नहीं है मैम। जिनको सवाल नहीं पूछना है और पीछे से आवाज आ रही है वो अपने आप को म्यूट कर लें। किसी को कोई डाउट नहीं है? समझ में आ गया? यस मैम। चलिए, तो आप लोग इस पे पढ़िए। मैंने नोट्स वगैरह भी यूनिवर्सिटी के साइट पे डाल दिया है। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट जिसने पूछा है कि इसका क्या आंसर